हेलो गाइस, मैं हूं समीर। आज के वीडियो में हम एक स्प्लिट एसी एयर कंडीशनिंग के बारे में फॉल्ट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि अगर इंडोर में इस तरह का आइस आ रहा है और आउटडोर में इस तरह का आइस आ रहा है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर एसी में वायरिंग डिफरेंट तरीके का है और इसमें इस तरह का अगर प्रॉब्लम आता है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। एक रीज़न मैंने आपको पहले बताया था कि इंडोर में जो रिले होता है, पीसी बोर्ड में एक रिले लगा हुआ होता है जो कि पावर को आउट करता है आउटडोर को स्टार्ट करने के लिए। उसमें रिले डायरेक्ट हो जाने की वजह से कंप्रेसर रेगुलर रन होता है, जिसकी वजह से इंडोर और आउटडोर दोनों में फुल आइस आ जाता है। तो आज मैं आपको इसका दूसरा रीज़न बताऊंगा कि अगर एसी में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्प्लिट एसी में दो तरह का वायरिंग होता है। एक जो कि मेन पावर सप्लाई, न्यूट्रल और फेस, ये दो मेन पावर सप्लाई हम पहले इंडोर पे देते हैं। इंडोर में पावर सप्लाई देने के बाद जो न्यूट्रल वायर है वो पीसी बोर्ड से होते हुए, जैसे कि आप इस पॉइंट पे देख सकते हैं, न्यूट्रल वायर पीसी बोर्ड से होते हुए डायरेक्ट आउटडोर पे चला जाता है और कैपेसिटर और कंप्रेसर जहाँ पे भी जाना होता है वो पावर रन कर जाता है। सेकंड जो पावर होता है फेस, वो आता है रिले पे। रिले पे आने के बाद जैसे हम एसी को ऑन करते हैं वो 3 मिनट के बाद रिले पावर को आगे ट्रांसफ़र करता है और वो पावर आकर आउटडोर को स्टार्ट करता है। तो ये मैंने आपको वीडियो पहले दिखाया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये हो गया एक वायरिंग जो कि मेन पावर सप्लाई पहले हम इंडोर को दे रहे हैं। इंडोर पे पावर सप्लाई आने के बाद वो स्टार्ट करता है आउटडोर को। आज हम बात करेंगे ऐसी वायरिंग के जिसमें कि हम मेन पावर सप्लाई पहले आउटडोर को देते हैं। आउटडोर स्टार्ट होने के बाद, मतलब कि आउटडोर में पावर आने के बाद वो पावर सेम जगह से लूप होकर फेस और न्यूट्रल दोनों आता है इंडोर पे। इंडोर पे आने के बाद जब हम एसी को ऑन करते हैं इंडोर से, जब हम रूम से एसी को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद इंडोर से फिर एक कंट्रोल वायर जाता है आउटडोर में और वो आउटडोर को स्टार्ट करता है। उसकी वायरिंग किस तरह से की जाती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि दो वायर है, एक फेस और एक न्यूट्रल। हम ये दो वायर को पहले हम आउटडोर पे ले जाएंगे। आउटडोर पे ले जाने के बाद इस फेस और इस न्यूट्रल से सेम दो वायर निकालेंगे और ये दो वायर निकालने के बाद हम जाएंगे इंडोर पे। तो ये दो फेस और न्यूट्रल हमें इंडोर पे भी मिल गया। तो आउटडोर पे उस तरह के आउटडोर पे आपको 5 वायर मिलेगा। दो इनपुट जो मेन फेस और न्यूट्रल है, दो इससे आउट होगा जो कि इंडोर पे जाएगा, 2 और ये 2 वायर हो गया 4। एक वायर जो कि इंडोर से घूमकर कंट्रोल पावर सप्लाई आता है आउटडोर को स्टार्ट करने के लिए। तो होता क्या है, जो फेस और न्यूट्रल है ये हम इन करते हैं कॉन्टेक्टर पे। आउटडोर पे जो कॉन्टेक्टर लगा होता है हम उस कॉन्टेक्टर पे इन करते हैं और कॉन्टेक्टर से आउट करने के बाद जिस तरह का जो भी वायरिंग है वो कैपेसिटर में जाए और कंप्रेसर में जाता है। किस तरह से वायरिंग की जाती है, कॉन्टेक्टर का जो आउटपुट है उसमें से एक न्यूट्रल और एक फेस बाहर आने के बाद न्यूट्रल या फिर फेस दोनों में से कोई भी एक वायर हम कैपेसिटर को देंगे कंप्रेसर को रन करने के लिए। कैपेसिटर में कंप्रेसर का रनिंग वायर और स्टार्टिंग वायर आकर कैपेसिटर में कनेक्ट हो जाएगा, नॉर्मली जैसे किसी भी एसी पे होता है। और जो एसी का कॉमन, कंप्रेसर का जो कॉमन वायर है वो जो फेस या न्यूट्रल जो बचता है उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। इसी तरह से जो कंडेंसर मोटर है उसका भी रनिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट कैपेसिटर में आता है और जो कॉमन पॉइंट है वो डायरेक्ट फेस या न्यूट्रल जो भी बचता है उसके साथ में कनेक्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि जो फेस और न्यूट्रल था वो सिर्फ कॉन्डक्टर के डिफरेंस से आगे जाकर सब जगह पे कनेक्शन हो जाता है, पर जो न्यूट्रल और फेस वो सिर्फ कॉन्डक्टर पे रुका होता है। जैसे ही कॉन्डक्टर स्टार्ट होगा जो आगे का पूरा जो सर्किट है वो रन करेगा। तो वो किस तरह से होता है, कॉन्टेक्टर पे दो उसका कोई वोल्टेज होता है, या तो वो 24 वोल्ट हो या फिर 220 वोल्ट हो। अगर 24 वोल्ट होगा तो आउटडोर पे एक ट्रांसफार्मर लगता है 220 वोल्ट को 24 वोल्ट पे कन्वर्ट करने के लिए, या फिर अगर 220 वोल्ट है तो इसी फेस और न्यूट्रल में से एक न्यूट्रल हम उठाकर कॉन्टेक्टर के कोयल वोल्टेज, मतलब कि A1 पॉइंट पे दे देते हैं। आप देख सकते हैं कॉन्टेक्टर पे यहाँ पे दो कोयल वोल्टेज है, एक A1 और एक A2।
तो यहाँ पे A1 कोयल वोल्टेज पे पावर सप्लाई मिल गया। अब जैसे ही A2 कोयल वोल्टेज पे पावर सप्लाई मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद जो आगे का पूरा सर्किट है कंप्रेसर और कंडेंसर मोटर को स्टार्ट करेगा। तो ये कब होता है? जब हम इंडोर को ऑन करेंगे। इंडोर ऑन करने के बाद ये 4 वायर को छोड़कर, 2 फेस इन हुआ था, फेस और न्यूट्रल, 2 वायर फेस और न्यूट्रल इंडोर पे गया था, और जो 5वां वायर है वो इंडोर से, इंडोर ऑन करने के बाद यहाँ से कमांड पावर सप्लाई आता है और वो जाता है जो कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है उसके कोयल वोल्टेज A2 पे। जैसे ही 220 पावर सप्लाई उसमें कंप्लीट होता है कॉन्ट्रैक्टर पे जैसे ही कंप्लीट होगा उसके कोयल वोल्टेज को पावर मिलेगा, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्लोज होगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर क्लोज होता है, जो फेस न्यूट्रल कॉन्ट्रैक्टर पे इन हो रहा था यहाँ से, वो आगे की तरफ बाहर जाकर कैपेसिटर कंप्रेसर मोटर को और कंप्रेसर को पावर सप्लाई देता है, जो कि कंडेंसर मोटर और कंप्रेसर को रन करता है। तो ये जो पूरा डायग्राम है ये सिर्फ कंट्रोल होता है कॉन्ट्रैक्टर पे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर के A1 और A2 पे पावर आता है तो वो पूरे डायग्राम को कंप्लीट करता है और आउटडोर को स्टार्ट करता है। इस जगह पे कॉन्ट्रैक्टर पे सिर्फ न्यूट्रल पहले से रन किया जाता है और जो एक कंट्रोल वायर है वो इंडोर ऑन करने के बाद आकर कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट करता है, जो कि डायग्राम को कंप्लीट करता है और आउटडोर को स्टार्ट करता है। तो ऐसे एसी में अगर इस तरह का आइस आ रहा है एसी इंडोर से ऑफ करने के बाद, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इसमें प्रॉब्लम एक दो हो सकता है। या तो जो कंट्रोल पावर है वो रेगुलर अगर आउटडोर पे आता है तो जो आउटडोर है वो रेगुलर रन करेगा और इस तरह का आइस आएगा। दूसरा रीज़न कि आउटडोर एक बार स्टार्ट होने के बाद जब हम इंडोर को ऑफ कर देते हैं तो जो कंट्रोल पावर, जो 5वां वायर आकर कॉन्डक्टर को पावर दे रहा था उसके कंट्रोल वोल्टेज पे, मतलब कि A2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट होता है A1 और A2 जो कि उसका कोयल वोल्टेज है। तो जो कंट्रोल वायर आकर कॉन्डक्टर को पावर दे रहा था कॉन्डक्टर को स्टार्ट होने के लिए, वो कट जाने के बाद भी, मतलब कि वो ऑफ हो जाने के बाद भी जब हम इंडोर को ऑफ कर दें तो वो पावर जब आना बंद हो जाता है तो भी कॉन्डक्टर कभी कभी स्टक हो जाता है। स्टक होने के बाद जो कॉन्डक्टर है वो ओपन नहीं हो पाता है। अगर कॉन्डक्टर ओपन नहीं होगा तो जो पावर सप्लाई है वो रेगुलर आगे की तरफ जाएगा और कंप्रेसर और जो कंडेंसर मोटर है उसको रन करेगा। तो ये भी एक फॉल्ट है जो कि स्प्लिट एसी में देखा जाता है। दूसरा फॉल्ट, अगर इंडोर ऑन है, ऑन होने के बाद भी अगर आइस आ रहा है तो इसका 2 रीज़न है। या तो ब्लोअर रन नहीं करेगा तो इस तरह का आइस आएगा, या फिर जो कूलिंग कोयल पे जो सेंसर लगा होता है, रूम टेम्परेचर सेंसर, वो सेंसर अगर काम नहीं करे, टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर को सेंस नहीं करे, तो भी इस तरह का आइस आना शुरू हो जाता है। चाहे ब्लोअर डैमेज हो या फिर ब्लोअर मोटर खराब हो जाए तो भी सिस्टम पे इस तरह का आइस आएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जिस एसी पे मेन पावर सप्लाई हम इंडोर पे देते हैं और इंडोर से सिर्फ 2 वायर न्यूट्रल और फेस आउटडोर को आकर स्टार्ट करता है, उस जगह पे किसी भी रीज़न से अगर इंडोर से पावर सप्लाई आउटडोर पे आ गया तो आउटडोर स्टार्ट हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है इंडोर के पीसी बोर्ड के में जो रिले लगा होता है वो डायरेक्ट हो जाने की वजह से आउटडोर रन करता है इंडोर ऑफ रहने के बाद भी, तो इस तरह का आइस आता है। उसमें भी अगर एसी ऑन है और ब्लोअर रन नहीं कर रहा है, मोटर रन नहीं कर रहा है, तो भी इस तरह का आइस आएगा। पर उसमें क्या है कि हम एसी को ऑन करेंगे तब। पर अगर रिले का प्रॉब्लम होता है तो हम रिमोट से एसी को ऑफ भी कर देंगे तो हमें लगेगा कि एसी ऑन है, ऑफ है, पर जो पावर सप्लाई है वो रेगुलर आउटडोर पे रहता है जो कि आउटडोर को रन करता है। सेम चीज़ अगर जिसका कनेक्शन अलग है, जिसका मेन पावर सप्लाई पहले आउटडोर पे गया है, उसमें इस तरह का प्रॉब्लम होता है कॉन्डक्टर की वजह से कि मेन पावर सप्लाई आउटडोर पे है और वो पूरे आउटडोर में सर्किट पे रन किया होता है, वो सिर्फ एक कॉन्डक्टर की वजह से पावर रुका हुआ होता है, जो कि कोयल वोल्टेज आने के बाद कॉन्डक्टर स्टार्ट होता है और पूरे सर्किट को कंप्लीट करता है और कंप्रेसर और कंडेंसर मोटर को रन करता है। वैसे जगह पे अगर कॉन्डक्टर क्लोज हो जाए, स्टक हो जाए और दोबारा से ओपन नहीं हो तो उस जगह पे भी कंप्रेसर और कंडेंसर मोटर रेगुलर रन करेगा अगर हम इंडोर को अंदर से ऑफ कर देते हैं तो भी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें
ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।